अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर हुमा चिश्ती लाहौर से अपने यूट्यूब चैनल पे आज जिस मेडिसिन के बारे में बात करूंगी, जिस डिज़ीज़ के बारे में बात करूंगी, मेडिसिन नहीं बल्कि डिज़ीज़ के बारे में, वो एक रेयर डिज़ीज़ है और ब्रेन की डिज़ीज़ है जिसे मोया मोया डिज़ीज़ कहते हैं। ये जर्मन वर्ड से डिराइव किया गया है। ये लफ्ज़ यानी जर्मन के अल्फाज से निकला है और इसका मतलब होता है पफ ऑफ स्मोक, यानी कि धुएं का एक गुबार कह सकते हैं आप इसको। ये एक प्रोग्रेसिव किस्म की डिजीज़ है और डिसऑर्डर है जिसके लिए ट्रीटमेंट करवाना ही पड़ता है। यानी ये खुद से क्योरेबल नहीं होती है और रफ्ता रफ्ता बढ़ती है, कम नहीं होती। स्ट्रोक के रिस्क से बचने के लिए इसकी सर्जरी की जाती है और एलोपैथिक में इसका यही ट्रीटमेंट है। फिर बात करते हैं हम ये कि किस तरह से होता है। हमें पता होना चाहिए कि मोया मोया डिजीज़ में होता क्या है। एक्चुअली ये एक सेरेब्रोवेस्कुलर डिसऑर्डर है, यानी हमारे ब्रेन की जो बेस है उसमें जो आर्टरीज होती हैं वहाँ कुछ ब्लॉकेज हो जाता है और उसकी वजह से बाज़-औक़ात ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ब्लड फ्लो पूरी तरह से उस एरिया को नहीं जानता कि जहाँ से ब्लड सर्कुलेशन हो रही होती है। और एक्चुअली ये एरिया बेसल गैंग्लिया कहलाता है। टाइनी वेसल्स होती हैं जो आपस में टेंगल कर जाती हैं, यानी आपस में जैसे गुच्छम गुच्छा हो जाती हैं और उसकी वजह से एक गुबार की अपीयरेंस होती है। और हम मोया मोया डिजीज़ को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, तो ये होती है एमआरआई, जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि मोया मोया डिजीज़ क्या है। इसमें होता क्या है कि हमारी इंटरनल जो कैरोटिड आर्टरी है इसके साथ मिडल और हमारी कैरोटिड एंटीरियर जो आर्टरी है, आर्टरीज में दोनों में ब्लड फ्लो ब्रेन की तरफ नहीं जाता प्रॉपरली और बेस में इसको देखा जा सकता है। यानी इसकी बेस, कैरोटिड आर्टरीज की फंक्शनिंग और इंटरनल आर्टरीज जो हैं उनका मिडल और इंटीरियर जो है वो देखा जा सकता है। एमआरआई में उसकी सारी फंक्शनिंग का पता चल जाता है और एंजियोग्राम से एंजियोग्राम इसकी रिक्वायरमेंट हुआ करता है। इससे हमें पता चल जाता है कि किस तरह से कहाँ कहाँ मोया मोया डिजीज़ में ये टेंगलमेंट मौजूद है और ये पफ ऑफ स्मोक नज़र आ रहा है। जहाँ जहाँ आपस में ये मिली होंगी आर्टरीज और वेसल्स छोटी छोटी, तो ये गुबार की सूरत में हमें रेडियोग्राम में नज़र आएंगी, यानी कि एक्सरे वगैरह में नज़र आएंगी। ये डिज़ीज़ ब्रेन में क्या करती है कि डिसेबिलिटी भी पैदा कर देती है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम इसका इलाज नहीं करते, ब्रेन को प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं जाता, ऑक्सीजन नहीं जाती, तो उससे होता क्या है कि वहाँ पर प्रॉपरली जो है फ्लो नहीं हो रहा ब्लड का। डेफिनेटली जहाँ ब्लड फ्लो ठीक नहीं होता वहाँ इस्केमिक कंडीशन भी पैदा हो जाती है। इस तरह से ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक हो जाता है और इस वजह से स्ट्रोक कॉज होता है। स्ट्रोक कॉज होने की वजह से बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इंटरनली जो है वो ब्रेन में ब्लीडिंग भी हो जाती है, यानी कि जिसे आम लफ्ज़ों में हेमरेज कहा जाता है। हेमरेज कॉज कर देती है ये चीज़। ये हमारे ब्रेन की फंक्शन को डिस्टर्ब करके रख देती है। बिल्कुल ज़ाहिरी सी बात है कि जब इसमें फ़्लो ठीक नहीं होगा ब्लड का, ब्लड फ़्लो इतनी कुदरत का एक निज़ाम है कि एक रिक्वायरमेंट है हर चीज़ की, कि हार्ट की एक रिक्वायरमेंट है कि वहाँ पर ब्लड का फ़्लो कितना होना चाहिए, ब्रेन में कितना होना चाहिए, लंग्स की तरफ कितना जाना चाहिए। ये अल्लाह ताला ने एक रेशो रखी हुई है, लेकिन जहाँ पर इसमें डिस्टर्बेंस आती है वहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है और ऐसा होता है कि ब्लड फ्लो की वजह से और इस्केमिक कंडीशन की वजह से ऐसा होता है कि ये मोया मोया डिजीज़ पैदा हो जाती है। ये ज़्यादातर किन को होने के चांसेस होते हैं, तो ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि बच्चों में ऐसा होता है, लेकिन बड़ों में भी ये चीज़ देखने में आई है। और ऐसा है कि स्कल बोन में मौजूद जितनी भी कैरोटिड आर्टरीज होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और नैरो होती जाती हैं, तंग होती जाती हैं। यूँ ब्लड फ्लो जो है वो रिवर्स हो जाता है और ब्रेन की तरफ चला जाता है। टेम्परेरी या परमानेंट इंजरी कॉज करता है इस तरह से। यानी ब्रेन में इस सारे की वजह से क्या होता है कि इंजरी हो जाती है और इसको जैसे मैंने पहले बताया, या तो इमिग्रेन की सूरत में भी सामने आता है शुरू शुरू में, फिर यह हेमरेज कॉज करता है। इस तरह का प्रॉब्लम होता है देखने में। और होम्यो ट्रीटमेंट में भी होम्यो ट्रीटमेंट इसका बहुत अच्छा मौजूद है जो ब्लड फ्लो भी ठीक करता है और इसकी तमाम जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। लेकिन ये है कि सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ करें।
जो कि मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन जो है वो कभी भी पेशेंट को रिलीफ नहीं देती, प्रॉपरली क्योर नहीं करती, बल्कि ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात हमें पता नहीं होता और हम कहीं से सुनते हैं कि ये मेडिसिन इसके लिए काम करती है अच्छे तौर पे और हम उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जबकि हमें नहीं पता होता कि उसके साथ जो जैसा कि आजकल मार्केट में कम्बिनेशंस मिलते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि दो मेडिसिन जो मिलाई गई हैं आया वो एक दूसरे के साथ रेडीली गुड काम कर भी रही हैं या नहीं है, या एक दूसरे की इनेमिकल मेडिसिन है जो एक दूसरे को डिनाई करती हैं, तो वहाँ पर कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाती है और ये आम लीमैन और आम पर्सन नहीं जानता इस चीज़ को। इस डिज़ीज़ का यानी मोया डिज़ीज़ का इनिशियल ट्रीटमेंट हमें स्ट्रोक से बचाता है और इस तरह से क्या होता है कि न्यूरोलॉजिकल जो फंक्शन है उनको प्रिवेंट कर देता है, यानी फिर उसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती और स्ट्रोक से बच जाता है। लेकिन उसके लिए कुछ प्रिवेंशनल मेथड्स होते हैं, जैसे कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं कि जिनके ज़रिए ऐसा मुमकिन होता है, वरना एलोपैथिक में तो इसकी जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है और वो बहुत पेनफुल सर्जरी है। सर्जरी कोई भी पेनफुल ही हुआ करती है। इसी तरह मेडिसिन से जो है इसको थिन किया जाता है ब्लड को, ताकि थिन होने के साथ उसका फ्लो बेटर हो। जैसे एस्प्रिन इसके लिए यूज़ की जाती है और वो बेनिफिशियल होती है इसके लिए। इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज़ किए जाते हैं, एंटी सीजर मेडिकेशन दी जाती है ताकि एपिलेप्सी का खदशा जो है वो भी निकल जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात इस चीज़ की वजह से एपिलेप्सी भी कॉज होती है। तो ये चीज़ थी मोया के बारे में जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा ये चीज़ें सपोर्टिव होती हैं ताकि स्ट्रोक से बचा जा सके और इंजरीज से बचा जा सके, क्योंकि अगर प्रेशर के साथ हार्ट से ब्लड जाएगा ब्रेन की तरफ तो तब भी वो कॉज करेगा प्रॉब्लम, इसलिए कि वहाँ पर अगर ब्लॉकेज है ब्रेन में तो जाहिर सी बात है कि ये चीज़ कहीं ना कहीं ब्लड फ्लो जो है वो निकलने के लिए रास्ता ढूंढेगा। जैसे कि वो फेस में रास्ता ढूंढ सकता है, तो फेशियल जो छोटी छोटी वेसल्स हैं उनमें इंजरी हो सकती है, इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। हाइपरटेंशन को कंट्रोल रखना चाहिए, ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल रखना चाहिए, डिहाइड्रेशन से बचना चाहिए और एनीमिया की कंडीशन को कंट्रोल करना चाहिए। ये कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जिनको आप मैनेज अगर रखेंगे तो फिर मोया डिजीज़ से बचा जा सकता है। और ये इन्फॉर्मेशन थी मोया डिजीज़ के बारे में। होप सो कि इसके बारे में आप सबको प्रॉपरली समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आएंगे किसी नेक्स्ट मेडिसिन पे या नेक्स्ट टॉपिक पे। आपके लिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आपकी डॉक्टर हुमा अब्बास चिश्ती लाहौर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।